बिहार चुनाव में वार पलटवार लगातार जारी है, जहां नीतीश कुमार की तरफ से अपनी एक रैली में अपने एक संबोधन में ये कहा गया कि 8-9 बच्चे वाले भी विकास की बात कर रहे हैं, तो वहीं इस पर गठबंधन का मोर्चा संभाले तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और ये कहा कि ये साफ तौर पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ किया गया है। तो अपनी बहस में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पार्टियां खींच लाई है। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 6-7 बहनें और भाई हैं। तो वहीं अगर बात करें एलजेपी अध्यक्ष की, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। दरअसल जेडीयू के एक नेता की तरफ से उन्हें जमूरा कहा गया था, जिस पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से ये कहा गया कि अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि लगातार ये कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा हूं। इसका मतलब साफ तौर पर निशाना चिराग पासवान का ये कहना नजर आया कि अगर मेरे को जमूरा कहा जा रहा है तो मतलब मदारी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी गर्म है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सरकार में चाहे मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, सभी परेशान है और ये सरकार अहंकार में डूबी हुई है। ऐसे में इस सरकार के बदलने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए बोला कि उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। तो आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में चुनाव से पहले अब सोनिया गांधी ने भी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ मैं करिश्मा, JK 24/7। जब अमेरिका में चुनाव बेहद नजदीक है, उससे ठीक पहले दोनों पावरफुल कैबिनेट मंत्री का भारत आना अपने आप में कई जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें दर्शाता है। साथ ही में विश्व की नजर भी इस 2+2 वार्ता पे रहेगी, क्योंकि चीन और भारत के बीच में पिछले 6 महीने से जो तनाव है वो बरकरार है और ऐसी स्थिति में आखिर चीन को लेकर क्या कोई हल निकल पाता है, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में पेपर देकर लौट रही छात्रा को जबरन पहले गाड़ी में घुसाने का काम किया, जिसके बाद जब युवती ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उस पर गोली से हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद से लगातार लोग जो है विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए, तभी जाकर वो उनको इंसाफ मिलेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने की बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है डटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता वो लगातार इसी तरह से विरोध अपना जारी रखेंगे। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और आगे जो दूसरा आरोपी है उसको भी जल्द काबू में कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक फांसी नहीं दी जाती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच CBI कर रही है। ऐसे में वहां हाई कोर्ट की निगरानी में CBI जांच करेगी। और जहां तक जिस तरीके से परिवार ने एक कोर्ट से अपील की थी कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था किसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से कराई जाए, पीड़िता का जो केस है वो दिल्ली में सुनवाई, उसकी ट्रायल दिल्ली में हो, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रकार से दखलंदाजी न कर सके। और साथ ही जिस तरीके से परिवार ने जो पुलिस को लेकर तमाम सवाल उठाए थे, उसको लेकर पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट गया था। आज पीड़ित परिवार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जिस तरीके से निर्णायक एक फैसला सुनाया है कि पूरे मामले की जो जांच चल रही है वो CBI जिस तरीके से कर रही है उस पर कहीं न कहीं हाई कोर्ट निगरानी करेगा। कैमरा पर्सन राम के साथ अनूप सिंह, JK 24/7, लखनऊ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड बनाया है केंद्र की परियोजनाओं और योजनाओं के संबंध में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने PM स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना में रिकॉर्ड बनाया है और अब तक करीब 7 लाख रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लोन स्वीकृत किया गया है। इसमें से 4 लाख जो पटरी दुकानदार हैं, रेहड़ी दुकानदार हैं, उनको लोन अब तक दिया जा चुका है। ये देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक रिकॉर्ड है। सबसे अधिक लाभार्थी ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में अब तक
हुए हैं सरकार से, उन्हें ऋण मिला है नगर निगम के थ्रू। खास बात इस ऋण में ये है कि छोटे दुकानदार, पटरी दुकानदार जो एक छोटा बिजनेस करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्हें बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक का लोन नगर निगम या नगर पालिका के थ्रू हर शहर में दिया जा रहा है। लेकिन अब अगला साल चुनावी ईयर है और ऐसे में देखना होगा दूसरी तमाम योजनाएं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो, उत्तर प्रदेश कितने रिकॉर्ड बनाता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। केंद्र सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग से कानून लाने जा रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को यह जानकारी दी। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने पीठ को बताया, नए कानून के मसौदे को 3 से 4 दिन के भीतर अदालत में भी पेश कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जाने की जरूरत है। CJI SA बोबड़े की पीठ ने कहा, प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यही एक बड़ा मुद्दा है जिसका हल तुरंत होना चाहिए और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बृहद स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। अब यह देखने की बात होगी कि इसको लागू होने में कितना समय लगता है। देखने लायक ये भी होगा कि यह नया कानून प्रदूषण नियंत्रण में कितना प्रभावी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। का कार्रवाई के दौरान वहां पे नूरपोरा त्राल को कार्डन ऑफ किया, पूरे इलाके को घेरे में लिया, जहां पे उन्हें ये इत्तला मिली थी कि नूरपोरा के इलाके जो त्राल पुलवामा का इलाका है, वहां पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। जो ही फोर्सेस उस मुश्तबे मुकाम तक पहुंची जहां पे मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो फोर्सेस ने उस मुश्तबे मुकाम तक जो ही जाने की कोशिश की, तो वहां पे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलाई। ये गोलियों का तबादला एनकाउंटर में शुरू हुआ, जिस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया और जिसकी शिनाख्त अभी पुलिस के बतौर नहीं हुई है। वही दूसरे मिलिटेंट को ट्रैप किया गया एनकाउंटर साइट्स एक मकान में, दूसरे मिलिटेंट ने पनाह ली। फोर्सेस ने पुलिस के हमरा बहुत कोशिशें की कि उसको किसी भी तरह से वहाँ पे ज़िंदा पकड़ा जाए और उसे पुलिस की जानिब से और फोर्सेस की जानिब से बहुत कोशिशें की गई कि मिलिटेंट जो उस मकान में छुपा था वो सरेंडर करे। आखिरकार फोर्सेस की और पुलिस की जो मुश्तरका कार्रवाई थी मिलिटेंट को ज़िंदा पकड़ने की, और उस हवाले से फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी वहाँ पे हासिल की। मिलिटेंट सरेंडर करने पे मजबूर हुआ और उसने हथियार फोर्सेस के सामने डाल दिए और अपने आप को फोर्सेस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि सरेंडर मिलिटेंट गुलशनपोरा त्राल का रहने वाला है, जिसका नाम साकिब अहमद वाजा सनाफ मोहम्मद अकबर वाजा के बतौर हुई है। ताहम जो मिलिटेंट वहाँ पे मारा गया वो नामालूम अभी बताया जाता है, जिसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। और पुलिस का अभी ये भी कहना है कि फ़िलहाल लोगों को वहाँ पे गुजारिश की गई कि वो एनकाउंटर साइट पे ना जाए, क्योंकि वहाँ पे गोला बारूद और मवाद भी हो सकता है, जिसके नतीजे में कई एक लोगों की जान भी जा सकती है। पुलवामा से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं गाजीपुर। गृह मंत्रालय की तरफ से आज बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आई है, यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला आज सुनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर अब बाहर के लोग भी यहां पर काम कर सकते हैं, यानी कि वो अपना यहां व्यापार शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से LG मनोज सिन्हा भी बात करते हुए नजर आ रहे थे कि अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो यहाँ पर बिजनेस को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धारा 370 और 35 से जब 5 अगस्त को संशोधित किया गया था तो उसके बाद ही अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आगे का आने वाला स्टेप क्या होगा। तो गृह मंत्रालय की तरफ से आज ये जारी कर दिया गया है फरमान कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी अब अपनी ज़मीन जो है वो यहाँ पर खरीद सकता है, क्योंकि उसे किसी भी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होगी। यानी जिस तरह से डोमिसाइल और साथ ही साथ स्टेट सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती थी, आपको ये कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से ये बयान निकल कर सामने आया है, फैसला सुनाया गया है, तो आम जनता क्या कुछ सोच विचार करती है, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ आशा सरमाल, जम्मू।
भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह में हुकूमत बनाने जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफ़ी हलचल है। हालांकि इस बार कांग्रेस को भी कुछ सीटों पर बढ़ोतरी मिली है, 9 सीटें मिली हैं, लेकिन दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों के साथ क्लियर मेजॉरिटी आया है और एक बार फिर LHDC लेह में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में एक बार फिर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस हवाले से लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और आज LHDC के हवाले से जिस तरह से इलेक्शन अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ओथ सेरेमनी के हवाले से डेट मुअय्यन किया जा सकता है और साथ ही साथ आने वाले 1-2 दिन में गवर्नमेंट फॉर्म किया जा सकता है। लेकिन इस बार LHDC लेह में नए चेहरे होंगे और साथ ही साथ अगर हम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर की बात करें, माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया होगा, जो लिंगशित कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट टशी गेल्सन हो सकता है। इस तरह की बातें और खबरें सामने आ रही है। दूसरी जानिब अगर हम पहले की CEC की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की गेल पी वंगल सक्टी कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के कैंडिडेट पे हारा है और भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़ा चेहरा जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर हुआ था वो भी हारा है। लेकिन LHDC में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आया है। हालांकि पहले LHDC से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों की कमी हुई है। पहले 18 हुआ करता था, लेकिन अब 15 सीटें मिली है और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को 3 सीटें पहले LHDC इलेक्शन से ज़्यादा मिला है। फिलहाल आने वाले वक्त में देखने वाली बात यह है कि इस बार के LHDC इलेक्शन में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाते हैं और लोगों को आने वाले वक्त में इस बार के जो काउंसिल है, काउंसिल को एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है और जिस तरह से लोगों के इशूज़ है उसको किस तरह से हल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी, वो देखने वाली बात है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़। पाकिस्तान का मशहूर शहर पेशावर का एक मशहूर इलाका देर कॉलोनी और उस देर कॉलोनी में वाक़े एक मदरसा जहां 50 से 60 छात्र पढ़ाई करते हैं, उस मदरसे को आज IED बम धमाके के ज़रिए उड़ाने की कोशिश की गई। 5 से 6 kg IED बम धमाके के ज़रिए मदरसा में हमला किया गया और अब तक के जो रिपोर्ट मिल पा रही है उसके मुताबिक 10 से अधिक लोग की मृत्यु हो चुकी है और 112 से ज़्यादा अभी भी घायल हैं। सबों का इलाज चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, जख्मियों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अभी भी इलाके की जांच की जा रही है। सच्चाई सामने कब आएगी ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक मदरसे में जब बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, एक मुस्लिम मुल्क जिस मुल्क में मदरसा, उस मुल्क में बच्चे कुरान पढ़ रहे हों, वहाँ बम धमाके के ज़रिए मदरसे को उड़ाने की कोशिश की गई हो, ये इंतहाई निंदनीय है। इसकी जितनी भी घृणा की जाए, निंदा की जाए, कम है। लेकिन पाकिस्तान में ये 1 महीने में चौथा धमाका है। मदरसे को निशाना बनाने वाला ये धमाका इस माह में, इस महीने में ये पहला धमाका है जिसमें 100 से 112 से ज़्यादा लोग अभी भी जख्मी हैं और 10 से ज़्यादा की जान जा चुकी है। कैमरामैन रिंकू प्रसाद के साथ रहमत कलीम, JK24। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों पर उपचुनाव है। भाजपा और कांग्रेस के नेता जहां एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं ग्वालियर की एक सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहा था, जिसको लेकर के निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई थी। अब निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ को सख्त हिदायत दी है कि आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अब देखना यह है कि बाकी नेता भी इस हिदायत को मानते या नहीं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK24 न्यूज भोपाल। को लेकर के महाराष्ट्र से राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब अगर बात करें नए संक्रमितों की, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के टेस्ट की अगर बात करते हैं, तो निजी तौर पर अगर टेस्ट किया जाता है तो इसे जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने 940 रुपये में ये जो टेस्ट है लैब में जाकर के किया जाएगा, इस तरीके के आदेश दिए हैं। वही 1400 रुपये में क्वारंटाइन सेंटर से जो है वो स्वैप लेते हैं तो ये टेस्ट किया जाएगा। इस तरीके के मामले जो है बात जो है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से हम बात करते हैं कोरोना के लिए दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो कहीं ना कहीं अब ये सरकार के लिए या फिर निजी अस्पतालों के लिए या सरकारी अस्पतालों के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि रेमडेसिविर की जिस तरीके से ऑर्डर दिए गए थे उतने जो इंजेक्शंस है अब उपयोग में नहीं आएंगे और इसको लेकर के अब प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। जर्नलिस्ट जावेद के साथ मैं हकीम देशमुख, JK24 न्यूज़, मुंबई।
गुजरात में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन की सुविधा यहां से उपलब्ध कराएंगे, यानी कि टूरिस्टों को खींचने के लिए कहीं ना कहीं एक नई सेवा शुरू होने जा रही है। हालांकि इसका आगाज जो है 1 साल पहले यहाँ पे हो चुका था। यहाँ अहमदाबाद में रिवर फ्रंट से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहाँ पे जो तालाब 3 है वहाँ पर ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहाँ पे जो भी प्रवासी होंगे उनको अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले जाएगा और वहाँ से यहाँ अहमदाबाद तक रिवर फ्रंट पे लाया जाएगा। ये है सी प्लेन की ये सुविधा, जो सी प्लेन कल गोवा से गुजरात में लाया गया। 2 विदेशी पायलट लेके यहाँ पे लाए और यहाँ पे ट्रायल लिया गया। ट्रायल अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का रिवर फ्रंट पे ये पूरा ट्रायल हुआ और ये ट्रायल इसके होने के बाद में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेवा को समर्पित करेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। मैं कैमरामैन वसीम मलिक के साथ में महिपाल सिंह राठौर, JK 24/7 न्यूज़ गुजरात। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, तो माना जा रहा है कि जो 9 नवंबर को उत्तराखंड 20 साल का युवा हो जाएगा, तो वहीं माना जा रहा है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है। साथ ही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मौके पर उत्तराखंड वासियों को अनेक योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एक निर्देश भी जारी किया है कि अधिकारियों से कहा गया है कि जल्द ही कोई अच्छी योजना निकालकर उत्तराखंड वासियों को 9 नवंबर पर देने की तैयारी उत्तराखंड सरकार कर रही है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़ देहरादून। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून और को लेकर के जो भूपेश सरकार संशोधित कर एक नए कानून जो बनाने जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष और सरकारों के बीच में जो है तमातमी का माहौल है। और इसी बीच में विधानसभा में जो सरकार है अपना बिल जो है वो पेश करेगी और इसमें संशोधित कर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक नया बिल बनाया जाएगा। विपक्ष में पूरी तरीके से जोरदार हंगामे के आस है। इसके साथ ही नए धान खरीदी से तमाम विषयों को लेकर के लगातार जो है पक्ष और विपक्ष के बीच जो है जोरदार हंगामा होने की बात कही जा रही है। कैमरामैन किशन साहू के नाम शंभू राही, JK 24 न्यूज़, रायपुर।